नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा बीएमसी न्यूज लाइव हिंदी समाचार प्रस्तुत करते हैं अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। आज के मुख्य समाचारों में बहरीन ईवीयू शील्ड के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश। बहरीन में 770 कार्यरत, 300 राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षित। बहरीन में 22 नए कोरोना वायरस मामले और 27 हुए ठीक। मध्य पूर्व में सबसे बड़ा एक्वेरियम अबू धाबी में खुला। अब समाचार विस्तार से। बहरीन ईवीयू शील्ड के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण NHRA ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ईवीयू शील्ड के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी, जिससे बहरीन दवा का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। यह दवा 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए उपलब्ध होगी, जो प्रतिरक्षा विहीन हैं या जो प्रतिरक्षा दमकारी दवाएं ले रहे हैं, या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उन्हें संक्रमण के जोखिम में डालते हैं। निर्णय NHRA के फार्मास्यूटिकल उत्पाद विनियमन विभाग द्वारा किए गए निर्माता एस्ट्राजेनिका द्वारा प्रदान किए गए डेटा के मूल्यांकन का अनुसरण करता है। ईवीयू शील्ड 2 एंटीबॉडी के मिश्रण से बना है, जिसने उन रोगियों में तीव्र या घातक कोविड-19 संक्रमण के मामलों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी हासिल की, जो अस्पताल में भर्ती नहीं थे और जिनमें हल्के से मध्यम तक के लक्षण थे। बहरीन में 770 कार्यरत, 300 राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षित। 7 से 13 नवंबर को 479 निजी कंपनियों और संस्थानों में विभिन्न योग्यता रखने वाले कुल 770 बहरीन नौकरी चाहने वाले को नियुक्त किया गया था और इसी अवधि के दौरान 300 अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए थे। 22,184 राष्ट्रीय नौकरी चाहने वालों को अब तक 6,154 संस्थानों में नियोजित किया गया है। 2012 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में लक्षित 25,000 संस्थानों में से और प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या अब तक 10,393 तक पहुंच गई है, जो इस वर्ष 10,000 के लक्ष्य से अधिक है। अब पेश है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी कोविड अपडेट्स। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. मध्य पूर्व का सबसे बड़ा एक्वेरियम अबू धाबी में खुला। 60 विभिन्न प्रदर्शनों में 45,000 से अधिक जानवरों का घर मध्य पूर्व के सबसे बड़े एक्वेरियम ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आगंतुकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दुनिया भर में विभिन्न समुद्री आवासों को प्रतिबिंबित करते हुए एक्वेरियम में 10 अलग अलग क्षेत्र हैं और इसे पूरा होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। एक्वेरियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में बूतिना खंड है, जो अबू धाबी के बूतिना द्वीप का एक सूक्ष्म जगत है, जो आगंतुकों के लिए दुर्गम, एक संरक्षित और निजी प्रकृति आरक्षित है। एक्वेरियम के महाप्रबंधक पॉल हैमिल्टन ने कहा, एकमात्र जगह जहां आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि बूतिना कैसा दिख सकता है। हमने समुद्री घास के बिस्तर बनाए। हमारे पास हैमरहेड शार्क और विभिन्न प्रकार की मछलियों की एक सरणी है जो आप उस स्थान पर देखेंगे। एक्वेरियम की कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों में विश्व प्रसिद्ध सुपर स्नेक शामिल है, जिन्हें दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रदर्शित होने वाला रेप्टाइल माना जाता है। हैमरहेड शार्क और एक एशियाई जल मॉनिटर छिपकली, जिसे प्रोफेसर कहा जाता है। अबू धाबी का राष्ट्रीय एक्वेरियम कई महीनों से बन रहा था।
इसके बहुप्रतीक्षित लॉन्च तक कोरोना वायरस महामारी के बीच कई चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा। इसने निश्चित रूप से प्रक्रिया को बहुत लंबा बना दिया और इसे और अधिक कठिन बना दिया, लेकिन इसने हमें नहीं रोका, हैमिल्टन ने कहा। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। All your favorite products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब समाचार भारत से। पीएम मोदी ने की राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत। कहा, पूरे आदिवासियों के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि हमें आदिवासियों से सीखना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि कमलापति के योगदान को भी देश नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें आदिवासियों को प्राथमिकताएं नहीं देती थीं। जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच बिताया है। मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ना कोई तत्व ज्ञान होता है। उन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम जिले में बनने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके ग्राम योजना और हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का शुभारंभ किया। आदिवासी समाज के तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को टोपी पहनाई गई और तीर धनुष भेंट किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी फिर से तैयार किए गए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर साल देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तब हमारा कर्तव्य होता है कि उनकी आभा, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य रूप में पहुंचाएं। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनीत का अवसर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर ठोस निर्णय का दिया आदेश। दिल्ली सरकार से कहा, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय कीजिए काम। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी
कि वह कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर फटकार लगाई। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी कि वह कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की है, वह खुद अपनी वाहवाही वाली प्रचार में लगी है। शनिवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए आयोग की आपातकालीन बैठक बुलाए। इस बैठक में स्थिति में तुरंत सुधार के लिए कदम उठाने पर बात हो। आज चीफ जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई के लिए बैठी तो उसने आयोग की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट पर गहरा असंतोष जताया। जजों ने कहा कि इस रिपोर्ट में तमाम तरह के आंकड़े गिनाए गए हैं। पहले से तय प्रदूषण नियंत्रण उपायों को दोहराया गया है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जजों ने सुनवाई के दौरान इस बात को दर्ज किया कि नई रिपोर्ट में फसल अवशेष यानी पराली जलाने से होने वाले धुएं का प्रदूषण में योगदान सिर्फ 10% बताया गया है। सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया है। जजों ने कहा कि अब तक पूरे एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य को रोकने, सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहने, स्कूलों को बंद करने, सड़क से गाड़ियों को हटाने जैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कल आयोग की आपातकालीन बैठक बुलाए। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के प्रतिनिधि भी शामिल हों। बैठक में कुछ ठोस निर्णय लिए जाएं। बुधवार की सुबह 10:30 बजे सबसे पहले इसी मामले को सुना जाएगा। जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा, कोर्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि वह सरकारों का भी काम करे। कोर्ट को यह समझाना पड़ रहा है कि किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के हलफनामे पर चर्चा शुरू हुई तो जज इस बात पर काफी नाराज हुए कि इनमें आपस के राज्यों के किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। बेंच के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपने सिर्फ किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थानीय कारणों पर चर्चा नहीं कर रही है। इस पर राज्य सरकार के लिए पेश वकील राहुल मेहरा रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बाकी बातों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर हो कि मंगलवार शाम तक बैठक कर केंद्र और सभी राज्य किसी ठोस निर्णय पर पहुंचे। अगर जरूरी हो तो गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए सड़क से हटा दिया जाए या दिल्ली और आसपास के शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब सरकार जानबूझकर पराली से होने वाले प्रदूषण का आकलन कम करके बता रही है क्योंकि पंजाब में चुनाव होना है। हालांकि जजों ने इस दलील को बहुत महत्व नहीं दिया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता का हिस्सा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।